So hey everyone, what's up and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really amazing. I am Naman Parik and make CA final student too. एंड यार इस वीडियो में ना बात करने वाला हूँ कि जो लास्ट 45 टू 50 डेज रह रहे हैं May 25 इंटरमीडिएट के अटेम्प्ट के लिए, उसमें कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए अपने आप के लिए, कैसे प्लान करना चाहिए, कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पहले करने चाहिए, जिससे अराउंड 60 टू 70 मार्क्स आप अच्छे से सिक्योर कर सकते हो। एंड यार इस वीडियो को ना मैं कुछ पार्ट्स में रखने वाला हूँ। जैसे पहले मैं बात करूँगा ग्रुप 1 की, उसके बाद ग्रुप 2 की, एंड उसके बाद बोथ ग्रुप्स की बात करूँगा। तो शायद वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। उसमें अकाउंट्स होता है, उसमें लॉ होता है, उसमें टैक्सेशन होता है। तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं ग्रुप 1 में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट से ही। तो यार अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है एंड बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे एएस होते हैं, अराउंड 30 कुछ एएस होते हैं उसमें। तो मैं आपको पहले वो कुछ चीज़ें बताऊंगा, 2-4 चीज़ें बताऊंगा हर सब्जेक्ट के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहली चीज़ से कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पहले कर लेने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ चैप्टर्स की, एडवांस अकाउंट्स के चैप्टर्स की मैं बात करूँ, तो उसमें जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एंड उसके बाद ब्रांच अकाउंट है, ये जो कुछ चैप्टर्स है आपको ये पहले कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से। अब आप बोलोगे भैया अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन का क्या करना है। तो अगर आपने अभी तक अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन अच्छे से पढ़ाई कर ली है उस दोनों चैप्टर्स की, और अच्छे से आपको समझ आ गया है दोनों चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट क्या क्या लगते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैं बोलूँगा कि आप रिवाइज कर लो उनको, क्योंकि यार आईसीआई ना एग्जाम में अभी तक जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसके हिसाब से मैं अगर बताऊं तो आईसीआई अभी तक दोनों जो अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन है ना, उसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन पूछते हैं। दोनों 14-15 मार्क्स से आते हैं, तो अराउंड 28 टू 30 मार्क्स आपके वैसे ही सिक्योर हो चुके होंगे अगर आपने दोनों को चैप्टर्स को अच्छे से करा हो। तो अगर आपने अभी तक दोनों चैप्टर्स में से कोई एक चैप्टर्स अच्छे से करा है या दोनों चैप्टर्स ही अच्छे से नहीं करें, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कर पाओ, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी भी 45 डेज है, तो आप एक चैप्टर सब जरूर करके जाना, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चलो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एएस की। एंड इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो मैं इंपॉर्टेंट एएस मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सिर्फ उसको करके जाना है और बाकी को छोड़ के जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है आपने और रिवीजन बाकी है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप जो सारे एएस है उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करो और सारे एएस को कवर करके जाना। लेकिन अगर आपने अभी तक अच्छे से रिवाइज नहीं किया है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो इन एएस को जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट एएस, उसको तो कवर करके जाना ही जाना है। और लास्ट में एक बार मैराथन सेशन या यूट्यूब से जो भी वीडियो आपको कंफर्टेबल लगे, उससे जो बचे हुए एएस है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, उनको एक बार कवर करके जरूर जाना है एग्जाम से पहले। तो अब मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट एएस की, तो उसमें सबसे पहले मैं बोलूँगा कि AS2 इन्वेंट्री, उसके बाद AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एंड AS10 जो कि PPE का होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, एंड AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, AS नंबर 14 जो कि अमेलगमेशन से रिलेटेड है, वो चैप्टर में ही कवर हो जाता है। एंड AS नंबर 16 बोराइंग कॉस्ट कर लेना, AS नंबर 19 कर लेना लीजेस, AS नंबर 20 EPS, AS नंबर 26, AS नंबर 28, ऐसे कुछ AS है ना, इनको अच्छे तरीके से कर लेना। एंड बाय द वे इस एएस की जो मैं अभी लिस्ट बता रहा हूँ एएस की, इस लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा बाय नेम, कि आपको ये एएस इंपॉर्टेंट है, इनको कवर करके जाना ही जाना है। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट एएस की। अब एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एडवाइस करना चाहूँगा, जो कि मैंने खुद ने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है अपने एडवांस अकाउंट के पेपर के टाइम। क्योंकि होता है कि ना आईसीआई ने एक एएस भी बना रखा है और उसके ऊपर सिमिलर चैप्टर भी बना रखे हैं, एक सेपरेट चैप्टर और एक सेपरेट एएस, जो कि दोनों कॉमन टॉपिक कवर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ, तो एएस नंबर 3 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर भी बना रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से। ऐसे ही एएस नंबर 14 अमेलगमेशन का है, उसके ऊपर चैप्टर भी बना रखा है आईसीआई ने। ऐसे ही एएस नंबर 13 इन्वेस्टमेंट के ऊपर पहले चैप्टर भी था हुआ करता था, अभी तो फिलहाल एएस ही है। तो ऐसे जो सिमिलर टॉपिक्स हैं, जो कॉमन टॉपिक्स है, जिसके ऊपर एएस भी है और सेपरेट चैप्टर भी बना हुआ है, तो उसको आपको ना ऐसे करना है कि जैसे आपने या तो एएस पढ़ लो, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद इलस्ट्रेशन कर लो, क्वेश्चन कर लो, और साथ ही साथ उस चैप्टर्स के अंदर जो सेपरेट चैप्टर बना हुआ है उसके भी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कर लो। लेकिन उसके बाद आप ऐसे मत करना कि आप एएस के अंदर भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद सेपरेट चैप्टर उठा रहे हो, उसके बाद वापस से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो। इससे क्या है, डबल टाइम लगेगा आपको रिवाइज करने में। ऐसा मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया था, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। एंड यार लास्ट 45 डेज में अगर आप इसमें ऐसे चीज़ों में टाइम वेस्ट करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और लास्ट में आप आके पैनिक कर जाओगे। इसलिए मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दी है। एंड लास्ट चीज़ और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, मेल भी आई मेरे पास 2-4, कि ना उन्होंने थोड़ी बहुत बच्चों ने क्लासेस ली नहीं है एंड उनको कुछ टॉपिक्स या तो चैप्टर्स या एएस में दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप रेफर कर सकते हो सीए नितिन गोयल सर की जो मैराथन वीडियोज़ है PWCA वाला इंटरमीडिएट चैनल पे।
उसको रेफर कर सकते हो। उसमें सी नितिन गोयल सर ने ना सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कराया है और बहुत ही कम टाइम में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ों को। तो मैं आपको वही बोलूँगा कि आप अगर कोई भी दिक्कत आ रही है किसी चैप्टर या एएस में तो उनकी वीडियोस को रेफर कर सकते हो, लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात हो गई एडवांस अकाउंट्स की, अब बढ़ते हैं लॉ की तरफ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा भारी सब्जेक्ट है और बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफिकल्टी आती है, क्योंकि यार एक ये थ्योरी सब्जेक्ट है, ऊपर से आईसीआई अपनी चेकिंग जो आंसर चेकिंग होती है उसमें कीवर्ड्स के ऊपर फोकस ज़्यादा रखता है और बच्चे कीवर्ड्स को ही इग्नोर कर देते हैं। एंड यार मेरे को खुद को पता है कि कैसे मैंने अपने टाइम में लॉ का एग्जाम दिया था, वो बहुत ही डिफिकल्टी फेस करी थी मैंने। एंड मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी कैसे मैंने एग्जामिशन स्कोर करी लॉ में, तो आप उस वीडियो को जरूर से देख लेना। तो बढ़ते क्या कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको लॉ में कर लेने चाहिए, जो कि आपको अराउंड 60 to 70 मार्क्स स्कोर करके दे सकता है। तो अगर मैं बात करूँ कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है लॉ के अंदर, तो यार मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने स्ट्रेटेजी ऐसे बनाई थी अपने टाइम पे कि पहले मैं छोटे चैप्टर्स जो कि ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहे हो उनको पहले करूं, ताकि मेरा जो टाइम है वो कम से कम लगे और जो बड़े चैप्टर्स है एंड में आते हैं उनके लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाए। तो मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो पहले आपको स्टार्टिंग करनी है छोटे चैप्टर से, जैसे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट हो गया, चार्जेस हो गया, डिविडेंड हो गया, फेमा हो गया, इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉज एक्ट। ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा मार्क्स कवर करते हैं, और खासकर जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन और फेमा, ये 3 चैप्टर तो ऐसे है कि आईसीआई इसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछने लगा है आजकल। एंड खासकर जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये 2 ऐसे एक्ट है जो कि बच्चों से होते ही नहीं है। हालांकि ये इजी है एंड आईसीआई इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है, अपने जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कम से कम 3 से 4 नंबर के 2 या 3 क्वेश्चन आईसीआई बनाता है और खासकर एमसीक्यूज में भी इसको 2-3 मार्क्स का कवरेज दे सकता है। तो आराम से 10-12 मार्क्स का ये दोनों चैप्टर्स में से पूछता है। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल इग्नोर आउट मत करना। इसके बाद आपको फेमा कर लेना, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कर लेना, डिविडेंड कर लेना, प्रोस्पेक्ट एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कर लेना। ये कुछ चैप्टर्स है जो आपको पहले कर लेना चाहिए। एंड इन चैप्टर्स के करने के बाद आपको जो चैप्टर्स करने हैं वो है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, एलएलपी, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड उसके बाद शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ये 4 चैप्टर और आप अच्छे से कर लेना। बाकी इनकॉर्पोरेशन और इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर थोड़ा बहुत ईजी है, तो उसमें आपको टाइम कम लगेगा, तो आप इन चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ के मत जाना। एंड ये बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके रिवीजन के टाइम पे उनको समझ नहीं आता कि कहाँ से रिवाइज करना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने सीक्वेंस बताया ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टाइम पे, उन सीक्वेंस में आपको अपना रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि यार स्टार्टिंग में जो मैंने चैप्टर्स बताया वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स है। तो आपका जो लास्ट में आते जो चैप्टर्स बड़े चैप्टर्स बचेंगे उसमें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा आपको उनको अच्छे से रिवाइज करने में। और साथ ही साथ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप PYQs कर सकते हैं, पिछले अटैम्प्ट के RTP MTP कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ना आपको जो क्वेश्चंस के आंसर है ना उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। अगर 2-3 बार आपको अच्छे से कर लिया ना PYQs RTP MTP पिछले अटैम्प्ट की, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है। एंड अगर किसी और तरीके का नया क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी कि मेरे को कैसे कीवर्ड्स लिखने, कैसे क्या लैंग्वेज लिखनी है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है टैक्सेशन की। टैक्सेशन यार 2 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, एक तो इनकम टैक्स और एक जीएसटी। तो बात कर लेते हैं पहले इनकम टैक्स जो कि होता है डायरेक्ट टैक्स, उसी से। तो यार मैं सीधा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो कि आपको एटलीस्ट करके जाने चाहिए, क्योंकि आपको अराउंड 40 to 50 मार्क्स का कवरेज उसमें से देखने को मिल सकता है। तो मैं बात करता हूँ पहले रेसिडेंशियल स्टेटस आपको करके जाना चाहिए। जो 5 हेड इनकम के, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, PGP, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 हेड आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद डिडक्शन करना है, उसके बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग। ये 4-5 टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाना ही जाना है। क्योंकि यार अगर आपके पास सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का कई बार आईसीआई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, फ्री के नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन आता है जो टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है, उससे 5 हेड की इनकम आती है। तो उसमें स्टेप मार्किंग में अगर आप जो बचे हुए टॉपिक्स है उसमें नहीं भी करके जाओगे तो आपको 9 से 10 आराम से मिल सकते हैं उसमें नंबर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 5 हेड तो करके जाने ही जाने हैं। और रेसिडेंशियल स्टेटस बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि 6 से 8 नंबर का हर अटेम्प्ट पूछता है आईसीआई। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको इनकम टैक्स के अंदर कर लेना चाहिए, जो कि आपको 35 to 40 मार्क्स तो मैं गारंटी श्योर हूँ कि आपको इसमें से कवर होगे ही होगे। एंड अब बात करें आईडीटी की, जो कि होता है जीएसटी। तो उसमें मैं आपको कुछ चैप्टर बताता हूँ, जैसे हो गया आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, एग्जेम्पशन हो गया। एंड खासकर सप्लाई के जो सारे चैप्टर है, सप्लाई अंडर जीएसटी, चाहे उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई हो, टाइम ऑफ सप्लाई हो, प्लेस ऑफ सप्लाई हो, सप्लाई के सारे चैप्टर आपको करके जाने चाहिए। उसके बाद हो गया एग्जेम्पशन, आरसीएम वाला टॉपिक हो गया, कंपोजिशन वाला टॉपिक हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको जीएसटी में कवर कर लेना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे। अच्छा खासा टाइम है, सारा कवर करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टाइम कम है, अगर आपने एक बार भी पढ़ा है बाकी टॉपिक्स को, तो भी उसका एक बार रिवीजन कर लेना और अच्छे से इन टॉपिक्स को जो भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको एक बार अच्छे से देख लेना। और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी मैं आपकी बात करता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ाई की और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भूल जाना, सब कुछ 100% कवर करके जाना।
एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ टैक्सेशन की मैं बात करूँ तो टैक्सेशन में अमेंडमेंट्स आते हैं, तो अमेंडमेंट्स को करके ज़रूर जाना, क्योंकि हर बार ICAI कुछ ना कुछ अमेंडमेंट टेस्ट करता ही करता है। कम से कम 2 या 3 नंबर के अमेंडमेंट तो आते ही आते हैं एग्जाम में। मेरे टाइम पे भी अमेंडमेंट आया था, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अमेंडमेंट्स करके जाने ही जाने, अमेंडमेंट को बिल्कुल छोड़ना रिस्की काम है, बिल्कुल करके जाना हुआ अमेंडमेंट को। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की, जिसमें होते हैं सब्जेक्ट कॉस्टिंग, ऑडिट, FMSM। तो बात करते हैं कॉस्टिंग से। कॉस्टिंग में सीधा सीधा बात करूंगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, क्योंकि कॉस्टिंग है थोड़ी है ना ईजी पड़ती है, ईजी थोड़ा सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, तो मैं आपका सीधा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करूंगा। तो कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ इस तरीके से, जैसे मटेरियल कॉस्टिंग हो गया, लेबर कॉस्टिंग हो गया, ओवरहेड कॉस्टिंग हो गया, उसके बाद ABC कॉस्टिंग हो गया, एंड प्रोसेस कॉस्टिंग कर लेना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये कुछ चैप्टर्स है जो कि आपको अराउंड 65 to 70 मार्क्स कवर करके दे सकते हैं एग्जाम में आसानी से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग हर बार ICAI पूछता है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी पूछता है हर बार। इनका कुछ ना कुछ क्वेश्चन या तो MCQ में पूछेगा 5 से 10 नंबर, या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना, इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। इससे आपको अराउंड 65 to 75 मार्क्स के कवरेज आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ रिवीजन कैसे करना है कॉस्टिंग के अंदर, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, PYQ करो, RTP करो, MTP करो, लेटेस्ट RTP MTP कर लो। उसके बाद ICAI मॉड्यूल का 100% कवरेज करना ही करना है। अगर आप इतना सब कर लोगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्टिंग में वेल सफिशिएंट है, बहुत कुछ है। इतना कर लिया ना आप, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली कॉस्टिंग के अंदर, तो मैं आपको बोल के चल रहा हूँ। एंड अब बढ़ते हैं ऑडिट की तरफ, जो कि एक और डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो मैं जो अपना सीक्वेंस था, मैंने कैसे पढ़ाई करी थी ऑडिट में, कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया था चैप्टर वाइज, उसके बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूँ। तो बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर की, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है वो कर लेना चाहिए आपको पहले, फर्स्ट चैप्टर भी आपको पहले कर लेना चाहिए, 6 चैप्टर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो कर लेना चाहिए, चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर 11 एथिक्स का जो चैप्टर है, ये 5 चैप्टर आपको अराउंड 45 to 50 मार्क्स कवर करके देगा ICAI के पेपर में। तो इन 5 चैप्टर को आपसे सबसे पहले कर लेना चाहिए। और ये 5 चैप्टर ना, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, आपको इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। इन चैप्टर्स के करने बाद मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चैप्टर 9 डिफरेंट एंटिटीज की ऑडिट वाला चैप्टर है, उसमें आप रोज 1.5 से 2 घंटा पढ़िए, क्योंकि है ना आपको उसमें देखोगे कि समझने वाली चीज़ें थोड़ी कम है और जो याद करने वाली चीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा है। एंड बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं, एंड ICAI उसमें से 10 से 15 नंबर का चैप्टर 5 में से और 5 से 10 नंबर का चैप्टर 9 में से कवर करता ही करता है अपने एग्जाम में। तो 1.5 से 2 घंटा रोज पढ़िए, ताकि आपको रिवाइज होता रहे वो उसके कॉन्सेप्ट, और थोड़ा बहुत लर्न भी हो जाएगा। अगर रोज आप थोड़ा बहुत उसको टाइम दोगे तो उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। एंड अब बात आती है थोड़े लेंथी चैप्टर की, जो कि होता है रिस्क असेसमेंट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, मतलब चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन रिव्यू। तो इन चैप्टर्स में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा लेंथी लगते हैं चैप्टर्स, एंड मेरे को खुद को ये लेंथी लगते थे। मैंने जो चैप्टर नंबर 3 था उसको कंप्लीट भी नहीं किया था पूरी तरीके से, अगर मैं सच बात बताऊँ तो चैप्टर नंबर 3, 4 और 7 में अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसमें से सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। मैं ऐसा रिकमेंड तो नहीं करता, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो जैसे चैप्टर नंबर 3 में अपना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, उसको अच्छे से कवर कर लेना। चैप्टर नंबर 4 और 7 में से जैसे सैम्पलिंग वाला जो चीज़ है, सैम्पलिंग वाली जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, कौन से केस में कौन सी सैम्पलिंग आप लगाते हो, उस पार्ट को कवर कर लेना। और अगर आपके पास टाइम की कमी नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, तीनों चैप्टर को अच्छे से फुल कवरेज करके जाना, क्योंकि रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो बिल्कुल अच्छे से पूरी तरीके से तैयार होकर जाना एग्जाम में। एंड लास्ट में बचा बैंक ऑडिट वाला चैप्टर, तो थोड़ा बहुत नया चैप्टर भी है एंड थोड़ा लेंथी भी बन जाता है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है उसमें। तो अब मैं उसको बोलूँगा कि आप उसको अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि ICAI अभी वो नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, उसमें से अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन नए टॉपिक्स को ICAI देर लगाता नहीं है टेस्ट करने में। तो उसमें से कभी भी आपको 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो उसको बिल्कुल छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। चाहे एंड में कवर करो चाहे पहले कवर करो, करके जाना ही जाना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने स्टार्टिंग में 5 चैप्टर्स बताए थे, 1, 2, 6, 8, 11, उसको पहले करना है एंड उसी वे में आपको रिवाइज भी करना है मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं बात करूँ रिवीजन की, तो रिवीजन आपको करना है, PYQs कर लेना है, पिछले अटेम्प्ट की RTP करनी है, पिछले अटेम्प्ट की MTP करनी है, करंट लेटेस्ट RTP MTP करनी है और ICAI मॉड्यूल करना है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को और इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका मोटिवेशन लेवल है ना, अगर वो यहाँ है तो वो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, अगर आपने रिवीजन में इन सब चीज़ों को कवर कर लिया तो। एंड ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं ऑडिट में। एंड अब बात करते हैं FMSM की, तो बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि होता है FM। एंड FM की अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, डिविडेंड डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इन 5-6 चैप्टर्स को अगर आप कवर कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपके अराउंड 35 to 40 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। एंड MCQs भी इन चैप्टर्स में बनते हैं। एंड बात करूँ थ्योरी की, थ्योरी के लिए आप मैराथन वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत सारी मैराथन वीडियोस, जो आपको अच्छी तरीके से समझ आए
उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो कि होता है एसएम। तो एसएम के अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये 4 स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपको अच्छे से करने चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चैप्टर 5 क्यों छोड़ दिया। चैप्टर 5 यार थोड़ा लेंथी है एंड इसमें से वेटेज मार्क्स का थोड़ा कम है एंड स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना वो थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स है, उसमें लैंग्वेज आपको ईजी लगेगी एंड उसमें मार्क्स भी थोड़े ज़्यादा कवर करता है ऐसे ही, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलूँगा कि चैप्टर नंबर 5 अगर आपका टाइम अच्छा खासा है तो आप चैप्टर नंबर 5 भी करके जाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है तो चैप्टर नंबर 1 to 4 आपको कर लेना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। ये बात हो गई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की। यहाँ तक अब बात करते हैं बोथ ग्रुप की। तो बोथ ग्रुप में यार अभी टाइम बच रहे हैं 45 to 50 डेज। तो इस टाइम में ना आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी ग्रुप 1 की बताई और ग्रुप 2 की बताई फॉलो तो वही करनी है। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप बात करूँ तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले एंड वही एएस वगैरह रहने वाले अकाउंट्स के अंदर एंड वही चीज़ें जो मैंने बताई, रिवीजन कहाँ से करना है, PYQ RTP सब कुछ वही रहने वाला है। बस आपको इसमें अपने जो टाइम को है ना उसको डिवाइड कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात करूँ कि डिवाइडेशन कैसे करना है डेज का, क्योंकि यार जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके पास हार्डली 40 डेज जब बचेंगे, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक रफ फिगर ले लेता हूँ कि 40 डेज आपके पास बच रहे हैं। तो इन 40 डेज को कैसे डिवाइड करना चाहिए अपने रिवीजन के लिए तो वो मैं बात करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग के जो 18 दिन है, स्टार्टिंग के 18 डेज में आपको हर सब्जेक्ट को 3 दिन देने हैं और उसको 100% रिवीजन करना है। एंड जो सेकंड रिवीजन होगा वो स्टार्ट होगा 19th डे से एंड वो चलेगा 30th डे तक, मतलब 19 से 38 डे तक, मतलब 12 दिन हो गए। तो 12 दिन आपको जो सेकंड रिवीजन करना है एंड उसमें आपको देने 2 या 2.5 दिन हर सब्जेक्ट को, क्योंकि आप पहले रिवीजन में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, सेकंड रिवीजन में थोड़ा टाइम कम लगेगा, ऐसे आपको 2 रिवीजन करने ही करने हैं। तो बात हो गई स्टार्टिंग के 30 डेज की। अब बच रहे जो 10 दिन है, लास्ट के 10 दिन, उसमें क्या करना है अपने को। तो स्टार्टिंग के जो मतलब लास्ट के जो 10 दिन है उसके स्टार्टिंग के 6 दिन मतलब 31 से 36 डेट तक आपको क्या करना चाहिए, आपको रिवर्स स्टडी टेक्निक लगानी चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो रिवर्स स्टडी टेक्निक क्या होती है कि जैसे मान लो आपका लास्ट पेपर है FMSM का, तो सबसे पहले आपको रिवाइज करना है FMSM, उसके बाद ऑडिट, उसके बाद कॉस्टिंग, उसके बाद टैक्सेशन, उसके बाद लॉ, उसके बाद एडवांस अकाउंट। ऐसे 6-7 दिन में आपको रिवाइज करना है रिवर्स स्टडी टेक्निक लगा के। तो आप आ जाएगी 36 डेज के बाद आपको बस आपके पास बचेंगे 4 या 5 दिन बचेंगे। तो उसमें आपको क्या है कि जो लास्ट में आप रिवाइज करा होगा वो एडवांस अकाउंट से रिवाइज करा होगा और जो आने वाला पेपर होगा वो भी एडवांस अकाउंट्स होगा। तो आप बचे हुए दिनों में सिर्फ आप एडवांस अकाउंट्स ही पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एडवांस अकाउंट्स मैंने ऑलरेडी अभी पढ़ा था, तो मेरे को फ्रेश वापस से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे हुए होंगे। उससे आपको मोटिवेशन है ना वो और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि यार पहला पेपर होता है एडवांस अकाउंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहला पेपर हमारा अच्छा जाए, क्योंकि आगे का मोटिवेशन उसी पेपर से आता है कि अगर पहला पेपर अच्छा गया तो आगे का पेपर भी थोड़ा अच्छे जाने वाले हैं। ऐसा मोटिवेशन आता ही आता है पहले पेपर अच्छे जाने के बाद। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आया हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। एंड आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, बाकी मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।